Okay, today is our lecture 11. We will be starting single phase induction motor, that is unit 4, and we will be studying. We will be finishing today single phase induction motor. Okay, unit 4 will be completed in these two lectures. And this first lecture, lecture 11, we will be studying double field revolving theory and equivalent circuit. बेसिकली हम आइडिया और एक क्रॉस फील्ड थ्योरी भी है, वो बेसिकली क्या है वो भी पढ़ेंगे हम। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की एप्लीकेशन की बात करें, तो आपके घरों के अंदर जो डोमेस्टिक यूज पर्पस के लिए जैसे फैन, मिक्सर ग्राइंडर, ये सारी बेसिकली क्या है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। इसमें लिख रखा है कि जो मेन दिक्कत है वो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है ये, और 90% ऑफ डोमेस्टिक मोटर्स आर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ओनली। ठीक है, अब इस सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं है, मतलब जब आपने थ्री फेज इंडक्शन, वर्किंग इसकी सेम वही है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, बस इसको धक्का देना पड़ता है। जैसे फैन के अंदर अगर आप कैपेसिटर हटा देते हो, है ना, कैपेसिटर वगैरह हटा देते हो तो फैन मूव नहीं करेगा। तो जिस डायरेक्शन में आपने फैन को धक्का दिया, फोर्स दिया, क्रॉस फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि एक डायरेक्शन के अंदर आपने थोड़ा सा एक्सटर्नल फुल फोर्स दिया तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस फील्ड थ्योरी। ठीक है, यही हम यूज करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर। ठीक है, तो अब इसके अंदर बेसिकली क्या है, ये चालू क्यों नहीं होती, ये हमारा रोटर है, रोटरी कंडक्टर है, और ये जो है फील्ड वाइंडिंग, ये बेसिकली हमारी किसके अंदर होगी, या फिर मैं कहूँगा आर्मेचर वाइंडिंग जो हमारी स्टेटर के अंदर होगी, जिसके अंदर हम करंट फ्लो करवाएंगे। अब करंट फ्लो होगा तो उसके अंदर क्या होगा, एक फील्ड जनरेट होगी। थ्री फेज के अंदर तो क्या होता था, थ्री फेज के अंदर जैसे हम सप्लाई देते थे तो स्टेटर क्या करता था, एक थ्री फेज आरएमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती थी, जिसके कारण आपका इंडक्शन मोटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करने लग जाती थी। बट यहाँ पे सप्लाई थ्री फेज नहीं है, यहाँ पे सप्लाई क्या है, सिंगल फेज। तो सिंगल फेज में हम यूनिट सेकंड के अंदर देख चुके हैं कि भाई जब भी सिंगल फेज सप्लाई दोगे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। कौन सी प्रोड्यूस होगी, पल्सेटिंग, अल्टरनेटिंग और पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जो मोटर को चलाने में सक्षम नहीं है। ओके, तो उसको रोटेट नहीं करवाएगी। तो बेसिकली देखो, ये जो फील्ड के अंदर हम करंट फ्लो करेगा तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, और फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, और ये टाइम के साथ साइनसॉइडल है तो इंक्रीजिंग होगी। अब रोटर के अंदर करंट ऐसे जनरेट होगा कि उसके अंदर जो फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इस अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इस फ्लक्स को क्या करेगी, अपोज करेगी, है ना। ये हम देख चुके हैं ईएमएफ इंडक्शन में। दूसरा, अब इसके पीछे थ्योरी क्या है, इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, आपके इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं है। ठीक है, तो वो हम प्रूव करेंगे उसको डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से। तो हमने मान लिया कि भाई जो है हाफ रोटर मूव्स टुवर्ड्स क्लॉकवाइज विद while half rotor moves anti-clockwise direction, so rotor is standstill। मतलब हम ये मान सकते हैं कि रोटर का आधे हिस्से में जो कंडक्टर्स हैं वो क्लॉकवाइज मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और रोटर के नेक्स्ट हाफ सेमी सर्कल के अंदर जो कंडक्टर्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों में टॉर्क क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो मोटर क्या है, एक जगह रुका हुआ है। तो ये कैसे देखते हैं, ठीक है। So when a single phase supply is applied to a stator, alternating field or pulsating field is produced in this air gap। यही हम प्रूव करेंगे किसके अंदर, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के अंदर। तो इसको ढंग से मैंने डायग्राम से समझा रखा है और आगे थ्योरी लिख रखी है, कुछ नहीं है। तो देखो, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या माने हमने, इसमें माना है जो आपकी जो फ्लक्स है, फ्लक्स जनरेटेड बाय किससे, सिंगल फेज वाइंडिंग से, वो क्या है, उसको उस फ्लक्स को मैंने मान लिया कि वो दो हिस्सों में बटी हुई है। एक फॉरवर्ड फ्लक्स मान लिया, एक बैकवर्ड फ्लक्स मान लिया। तो एक फॉरवर्ड फ्लक्स रोटरी कंडक्टर को किस में मूव कराना चाहती है, फॉरवर्ड बाइस, और एक बैकवर्ड फ्लक्स किस में मूव कराना चाहेगी। अगर आपकी नेट फ्लक्स फाई है तो मैं कह सकता हूँ दो फ्लक्स प्रोड्यूस होंगी 5/2 और 5/2, और 5/2 किस कहाँ रोटेट करवाएगी, क्लॉकवाइज, और नेक्स्ट 5/2 किसमें करवाएगी, आपकी एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से दोनों की टॉर्क क्या हो जाएंगी, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे पास जो फ्लक्स जनरेट हो रही है वो कैसी है, साइनसोइडल, सॉरी अल्टरनेटिंग पल्सेटिंग है। ठीक है, वो कैसे हम मैं प्रूव कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं बताता हूँ। देखो, ये मेरा करंट है जो हम सिंगल फेज वाइंडिंग में दे रहे हैं, साइनसोइडल है। तो इस करंट को मैंने डिनोट कर दिया, आई ए इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी। चलो,
अब हम डायग्राम कंसिडर करते हैं। ये जो बाहर वाला दिख रहा है आपको, ये क्या है? आपका स्टेटर, रोटर नहीं है, स्टेटर है। और ये क्या है? मेरे स्टेटर के कंडक्टर। हम देखना चाह रहे हैं कि जो फील्ड जनरेट हो रही है वो क्या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है या फिर पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। पल्सेटिंग और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में डिफरेंस, उसका डेरिवेशन हम देख चुके हैं यूनिट सेकंड के अंदर, ठीक है? तो प्लीज रिवाइज दैट। अब देखो, ये सपोज हमने मान लिया कि भाई ओमेगा टी इजिकल टू जीरो पे, ओमेगा टी इजिकल टू जीरो क्या है आपका? ये वाली पोजिशन। ओमेगा टी इजिकल टू जीरो वाले पोजीशन पे हमने माना कि कंडक्टर के अंदर कुछ करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, इसके अंदर क्रॉस, इसके अंदर डॉट। तो आप राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे, ये क्या है? मेरे स्टेटर के कंडक्टर्स हैं। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी? इस डायरेक्शन के अंदर। देख लीजिए, राइट हैंड थंब रूल लगाइए, ठीक है? तो वो इस डायरेक्शन में होगी और आप यहाँ स्टेटर पे बैठे हैं, ये आपकी आंख है, यहाँ पे है ना, ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है। तो एक फील्ड जनरेट होगी आप, और ये क्या है? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक एक्सिस है किसकी? इस कंडक्टर की। ऐसे बहुत सारे कंडक्टर होंगे, मैंने सिर्फ एक कंडक्टर लिया है, ठीक है? तो इस एक कंडक्टर के अंदर ए डैश के अंदर आप यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। दिख रहा है राइट हैंड थंब रूल से? थंब किसको डायरेक्ट को किस डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा? आपकी मैग्नेटिक फील्ड को, वो इसी डायरेक्शन में होगी, एन टू एस, ठीक है? तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? एफ पीक, फील्ड का पीक दिखेगा या फ्लक्स का पीक दिखेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है? तो जब ओमेगा टू इजिकल टू जीरो पे यहाँ पे करंट मैक्सिमम था, तो हमें एक फील्ड जनरेट होगी और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? एफ पीक होगा और वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है? अब दूसरा केस चलते हैं, जब मेरी करंट क्या हो गया? जीरो हो गया, या फिर मैं कहूँ ओमेगा टी इजिकल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे देख कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट केस की बात करें, ये वाला नेक्स्ट केस है। अब आई जीरो हो गया, ओमेगा टी इजिकल टू 90 पे जीरो पे आई जीरो है, तो कुछ फ्लक्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऑब्जर्व, वो कोई पीक नजर आएगा ही नहीं, जीरो, ठीक है? पहले क्या नजर आया? मैक्सिमम फ्लक्स फाइव, फिर जीरो, ठीक है? फिर हम किसके पास गए? तीसरा, तीसरा केस क्या हुआ? सॉरी, तीसरा केस है 180 डिग्री। 180 डिग्री में आपने देखा करंट का डायरेक्शन मैक्सिमम पहुंच गया, बट उल्टा है, पीक पहुंच गया करंट का। तो सेम इसमें जो करंट ये डॉट था, ये क्या बन जाएगा? क्रॉस। तो ये देखिए, ये क्रॉस बन गया, ये डॉट बन गया। फिर से आप यहाँ बैठे हो, तो फिर से आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, तो अब फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन होगा, यानी उल्टा, ठीक है? तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? दूर जाती हुई फ्लक्स दिखेगी, माइनस एफ मैक्स लिख सकता हूँ मैं, ठीक है? उल्टा। फिर हम चलते हैं ओमेगा टी इजिकल टू 180 के बाद में 270 पे चलते हैं। 270 पे फिर से क्या हो गया? जीरो हो गया। देखो, ये फिर से जीरो होगा, एफ पिक जीरो। तो अब ऑब्जर्वर अगर वहां बैठा है तो उसको क्या नजर आएगा? अ पल्सेटिंग फील्ड विच बिकम्स मैक्सिमम एंड जीरो, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो, ऐसे होती जाएगी, ठीक है? तो एक पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये हम प्रूव भी कर चुके हैं सेकंड यूनिट के अंदर, आप अपने नोट्स देखिए। तो मेरा ये बताना था कि भाई यहाँ पे आपको एक, जब सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती, क्या प्रोड्यूस होती है? पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ओके? अब इस एफ इजिकल टू एफ पीक को मैं एफ मैक्स कॉस ओमेगा टी बता सकता हूँ, ठीक है? वही आई एम एक्स कॉस ओमेगा टी, जैसा करंट है वैसा आपकी फ्लक्स होगी। एफ आपका फील्ड है, फील्ड को हम फ्लक्स भी लिख सकते हैं। अब कॉस ओमेगा टी को अगर मैथमेटिक्स आप ध्यान दें, फोरियर सीरीज से हम कॉस ओमेगा टी को ए ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी बाई टू लिख सकते हैं। और ये जानते हैं आप, मैंने यहाँ लिख दिया है। ई की पावर जे ओमेगा टी क्या होता है? कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी, और ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी क्या होता है? कॉस ओमेगा टी माइनस जे ओमेगा टी, ठीक है? तब इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई टू करूंगा तो क्या आएगा? यही तो आएगा, कॉस ओमेगा टी। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि मेरी एक फील्ड है, इसको मैं दो पार्ट्स में तोड़ना चाहता हूँ, तो मैथमेटिक्स से बता रहा हूँ आपको। तो ये कुछ ऐसा हो गया, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सिंपल कर सकता हूँ इसे। तो इसको, इस फ्लक्स को मैंने कह दिया फॉरवर्ड एमएमएफ वेव, ओके? और इस एफ मैक्स बाई टू को मैंने क्या कह दिया? ई की पावर माइनस ओमेगा टी को क्या कह दिया? बैकवर्ड एमएमएफ वेव। तो आपने देखा इसके अंदर दो वेव फॉर्म छुपी हुई हैं, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका आधा है, बट डायरेक्शन क्या है? उल्टी। इसकी प्लस है तो इसकी क्या है? माइनस है। यानी अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है? तो इस एमएमएफ को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? फ्लक्स से भी कर सकता हूँ, फाई इक्वल टू एन आई होता है, ठीक है? तो सेम मैंने एफ फील्ड को रिप्लेस कर दिया फ्लक्स से, तो ये मेरी कौन सी हो गई? फॉरवर्ड फ्लक्स। और ये क्या होगी? मेरी बैकवर्ड फ्लक्स। तो स्टार्टिंग में क्या देखा, जैसे हमने सिग्नल से सप्लाई दी तो हमारे पास एक फ्लक्स आई फाई, जो कि कॉम्बिनेशन है दो फ्लक्स का, फॉरवर्ड फ्लक्स
और बैकवर्ड फ्लक्स, ये कहाँ से आया? डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से। ओके, चलो अब चलते हैं। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी हम मान लिया, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे हम देखते हैं। सपोज अभी तक ऑब्जर्वर कहाँ बैठा था? यहाँ बैठा था। सपोज एग्जाम में क्वेश्चन है कि ऑब्जर्वर एक थीटा एंगल पे बैठा है, यहाँ से जहाँ पे मैक्सिमम था उससे थीटा एंगल। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला कुछ नहीं होगा, एक कॉस थीटा ऐड हो जाएगा। एफ पीक, एफ इजिकल टू एफ पीक था, उसके साथ क्या जुड़ जाएगा? कॉस थीटा। ठीक है, सिंपल। ये मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ ए डैश था, और एफ पीक को हमने क्या लिखा था? एफ मैक्स कॉस ओमेगा टी। ये देखो, ये सब चीजें लिख चुके हैं हम। एफ पीक को एफ मैक्स कॉस ओमेगा टी, और फिर उसके बाद में मैंने एफ मैक्स कॉस ओमेगा टी को क्या लिखा था? एफ मैक्स बाई 2 ई की पावर जे ओमेगा टी, और दिस। तो ये फॉरवर्ड फ्लक्स, ये बैकवर्ड फ्लक्स, अगर आपको कोई थीटा एंगल पे पूछे तो। ठीक है, चलो एट थीटा, थीटा आपने मान लिया, तो इसको मैंने जो सिंपल मैथमेटिक्स से कुछ नहीं किया, एफ मैक्स कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा आ गया था। अब मैं इस कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ दिस, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। अब कोसाइन और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से मैंने कॉस 2 कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा को क्या लिख दिया? कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी प्लस कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी। इसको फिर से मैंने कर दिया। तो आपको किस फॉर्म में भी आपके डेरिवेशन आ सकती है कि डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी में ये डिराइव की है। तो ये मैंने सारे चीज बता दी यहाँ पे। इसको कॉस के फॉर्म में बता दिया। अगर आपको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में डेरिवेशन आती है तो ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ई की पावर में, और कॉस के फॉर्म में आ रही है थीटा पे, तो ये। ठीक है, और इस फील्ड को ही मैं फ्लक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, सिंपल डेरिवेशन है, कुछ नहीं है। चलो, अब मैंने कुछ नहीं किया है, एक सेकेंड। इस वाली इक्वेशन को मैं वापस रीअरेंज करके क्या लिखना चाह रहा हूँ, ये लिखा। ठीक है, थीटा इजिकल टू क्या लिख दिया मैंने? 0। थीटा इजिकल टू 0 पुट कर दो। अभी मैं मान रहा हूँ कि ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है? इसकी मैग्नेटिक एक्सिस पे ही बैठा है। ठीक है, तो अब देखो, एट थीटा इजिकल टू 0, 0 पे ही लेंगे हम डेरिवेशन। तो यहाँ ऑब्जर्वर बैठा है। अब हमने क्या माना कि मेरे पास दो फ्लक्स है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5/2, 5/2। ठीक है, बट बस कंडीशन क्या है? वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप देखो, जब ओमेगा टी इजिकल टू 0 है, तो आपने देखा इसमें टी इजिकल टू 0 पुट करिए। इसको मैं थोड़ा और डिराइव कर देता हूँ। ई की पावर जे ओमेगा टी को क्या लिख दिया मैंने? कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी, और इसको क्या लिख दिया? कॉस ओमेगा टी माइनस जे साइन ओमेगा टी। तो अब आप ओमेगा टी इजिकल टू 0, यानी स्टार्टिंग में जब मेरे करंट क्या था? मैक्सिमम, इसमें 0 पुट कर दीजिए। कॉस ऑफ 0, साइन ऑफ 0 क्या होता है? 0। कॉस ऑफ 0 1। तो फाइव क्या आएगी? फॉरवर्ड फ्लक्स क्या आएगी? 5 मैक्स बाई 2। तो ये दिख रहा है आपको? 5 मैक्स बाई 2। ये देखो, इसी डायरेक्शन में रेड वाला। ठीक है, रेड वाला मेरे फॉरवर्ड फ्लक्स को डिनोट कर रहा है। इसको देखते हैं। अब इसमें देखिए, कॉस 0 1, साइन 0 0। तो फिर से फ्लक्स क्या आई? 5 mx/2। वो भी किस डायरेक्शन में आई? इस डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ, ऑब्जर्वर को कितनी फ्लक्स दिखेगी? 5/2 प्लस 5/2 कितना हुआ? 5। 5 तो दिख रहा था स्टार्टिंग वाले केस में, देख लीजिए, पीक दिख रहा था। ये रहा, टोटल फ्लक्स कितनी दिख रही थी? 5। तो वो हमने प्रूव कर दिया कि दोनों फ्लक्स को डिवाइड करके भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। जब ओमेगा टी इजिकल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे मेरे को फ्लक्स जो दिख रहा था, दोनों क्या दिख रहा था? 0 दिख रहा था, क्योंकि करंट 0 था। ठीक है, तो देख लेते हैं 0 आ रहा है कि नहीं। तो जब इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, इस वाली ऊपर इक्वेशन में 90 पुट कीजिए ओमेगा टी। कॉस ऑफ 90 क्या होता है? कॉस ऑफ 90 आपका होता है 0, और साइन ऑफ 90 1। तो 5 की फॉरवर्ड फ्लक्स कितनी हो जाएगी? 5 mx/2 इंटू जे, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो कहा जाएगा प्लस 90 डिग्री ऊपर। इधर देखिए, कॉस ऑफ 90 डिग्री 0, ये साइन ऑफ 90, ये क्या जाएगा? माइनस जे 5 mx/2, माइनस जे मतलब माइनस 90, तो कहा जाएगा नीचे। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बेसिकली फ्लक्स क्या दिखेगा? 0। ये था फ्लक्स 0। प्रूव, रोटेट कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, so a pulsating field can be resolved into two flux of magnitude 5 mx/2 rotating in opposite direction. This is called double field revolving theory. चलो ओमेगा टी इजिकल टू 180 पे चलते हैं। 180 पे देखो, फिर से उस इक्वेशन में आप पुट करोगे तो ये ब्लू वाला फॉरवर्ड फ्लक्स ये रहा, फिर रेड वाला यहाँ पे आ जाएगा रोटेट करके। पहले ये कहाँ था? 0 पे, यहाँ पे था। रेड वाले की बात कर रहा हूँ, फॉरवर्ड। फिर उसके बाद में 90 डिग्री पे कहाँ है? यहाँ आया।
फिर 180 डिग्री पे कहाँ है, ये रहा रेड कलर का। तो ये रोटेट कर रहा है, कैसा रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर बैकवर्ड की बात करें तो 0 डिग्री पे कहा था, यहाँ पे, फिर 90 डिग्री पे यहाँ पे, 180 डिग्री पे कहाँ पे, यहाँ पे, अपोजिट उल्टा। फिर से दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, सेम आएगा, 5x/2, 5x/2 क्या हो जाएगा, 5x, सिंपल। और ऑब्जर्वर का दिखेगा फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन, -5x, ये तो दिख रहा था। तो मैं मान सकता हूँ कि भाई एक जो सिंगल फेज सप्लाई के अंदर अकॉर्डिंग टू डबल फील्ड रिवेलेंस थ्योरी हम उस फ्लक्स को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एक फॉरवर्ड फ्लक्स और आपकी बैकवर्ड फ्लक्स, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं, इसलिए आपकी मोटर चालू नहीं हो पा रही है, ठीक है। और 270 डिग्री पे फिर से सिंपल आप उस फॉर्मूले में पुट करते जाइए, ये आपके आता जाएगा। ओके, हम नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर। अब स्लिप क्या होगी भाई, फ्लक्स जब दो फ्लक्स अलग अलग है, यानी मुझे बताओ फॉरवर्ड फ्लक्स रोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगी और बैकवर्ड बैकवर्ड फ्लक्स आपकी मोटर को बैकवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगी। तो देखते हैं कि फॉरवर्ड स्लिप एस, मान लिया हमारी एस है, NS - NR अपॉन NS है, इसको मैंने 1 - N अपॉन S कर दिया, ठीक है। और बैकवर्ड स्लिप वो क्या है, NS - NR, बट NR क्या है, हमने एनआर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, ठीक है। बट बैकवर्ड स्लिप तो कहाँ रोटेट करवाना चाहेगी, इसको उल्टे डायरेक्शन में, तो एन क्या बन जाएगा, -ऑफ एन, है ना, समझ में आया कि बैकवर्ड स्लिप क्या करेगी। अगर एनआर मेरी मैंने जो यहाँ पे ली है, सपोज फॉरवर्ड स्पीड ऑफ रोटर एन है, तो बैकवर्ड स्पीड ऑफ रोटर क्या होगी, -n, वो -n मैंने पुट कर दिया यहाँ पे स्लिप में, तो क्या बन जाएगा 1 + n अपॉन NS। इसको मैंने n अपॉन NS को यहाँ से इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, 1 - s, ये रहा, और ये क्या बन जाएगा 2 - s। तो यहाँ से प्रूव हो गया, एक छोटा सी डेरिवेशन आ सकती है कि प्रूव दैट बैकवर्ड स्लिप इज इक्वल टू 2 - s। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर फॉरवर्ड स्लिप s है जो हमेशा लेते हैं, तो बैकवर्ड स्लिप कितनी होगी 2 - s। तो बैकवर्ड स्लिप इज स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू बैकवर्ड फील्ड, फॉरवर्ड स्लिप इज स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड फील्ड, ठीक है। सिंपल सा ये आपकी डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी है। चलो, अब ये समझ में आ गया, तो आपका इसका हम बेसिकली इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो पहले फॉरवर्ड, तो अब मुझे बताओ इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा। इक्विवेलेंट सर्किट में पैरामीटर होंगे फॉरवर्ड फ्लक्स की वजह से भी और पैरामीटर होंगे बैकवर्ड फ्लक्स की वजह से भी। तो फॉरवर्ड फ्लक्स में तो कुछ नहीं है, सिंपल आपने जो बनाया था वही है, ये रहा रोटर साइड वाला, ठीक है। S(E2) JX2 R2, ठीक है। I2 इज टू S(E2) अपॉन R2 + JX2, ये हम देख चुके हैं, सिंपल 3 फेज इंडक्शन मोटर वाला सेम, ठीक है। अब बैकवर्ड स्लिप पे कुछ नहीं आएगा, सिंपल S की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 2 - S, ये रहा 2 - S 2 - S, सिंपल। तो आपके लिए जो ये सर्किट है ये भी डिफरेंट नहीं है। तो अब करंट क्या होगा मुझे बताओ, फॉरवर्ड फ्लक्स की वजह से करंट क्या होगा, I2 इज टू S(E2) अपॉन √R2 S(x2) एंगल tan इनवर्स S(x2) अपॉन R2, ऐसे करंट, ठीक है। और बैकवर्ड स्लिप की जगह क्या आ जाएगा, एस की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा 2 - S, ये पढ़ चुके हैं हम, कोई डिफरेंस नहीं है। तो फाइनल जो सर्किट हम बनाए, चलो ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो ये जो रेड वाला दिख रहा है आपको, ये रेड वाला किसकी वजह से है, ये रेड वाला है फॉरवर्ड स्लिप की वजह से। फॉरवर्ड स्लिप में ऐसे तो ग्राफ बनता था, याद करो। और अगर बैकवर्ड स्लिप की वजह से क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, ये रहा ब्लू वाला क्या है 2 - S टॉर्क। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या रहेगा, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, ये ग्रीन वाला, दिस इज माई रिजल्टेंट टॉर्क, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये सेंटर पे, यहाँ पे S इजिकल टू क्या होता है, स्लिप क्या होती है 1, है ना, स्पीड क्या होती है 0। तो स्टार्टिंग में देख रहे हो टॉर्क क्या है, यहाँ पे 0 टॉर्क है। तो 0 टॉर्क है तो आपकी मोटर स्टार्ट हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। इसलिए सेल्फ इंडक्शन मोटर आपकी, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट ए सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। आगे चलते हैं। तो देखो, टोटल टॉर्क इज 0 एट स्टार्ट एंड आल्सो स्पीड एट बिलो सिंक्रोनस स्पीड। अब प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन जो मैंने बताया है आपको, जो भी बताया डबल फील्ड रिवेल्व थ्योरी, इसको मैंने इसमें डिनोट कर दिया। देखो पूरा, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो देखो ये रहा। According to double field revolving theory, a sinusoidal pulsating flux can be represented by two revolving fluxes, each having half the amplitude of pulsating flux and rotating in opposite direction at synchronous speed.
गिवन बाय NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन P RPM वेयर F इज द फ्रीक्वेंसी दिस ये बता चुका हूँ। ठीक है, अब एट स्टैंड स्टिल जब आपकी मोटर रुकी हुई है तो एट दैट टाइम ऑफ स्टार्ट द फॉरवर्ड फ्लक्स एंड द बैकवर्ड फ्लक्स आर इक्वल, बता चुका दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए जो रिजल्टेंट फ्लक्स वो क्या होगी, जीरो, और मोटर चालू नहीं हो पाएगी इन मैग्नीट्यूड एंड क्रिएट इक्वल रोटर करंट एट द सेम पावर फैक्टर कॉन्जुगेंटली। The forward torque at standstill is equal to the backward torque at standstill, resulting in zero starting torque. यही तो डबल फील्ड ड्राइविंग थ्योरी है, and therefore the motor fails to start. ठीक है, however if the rotor is given an initial motion, मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर इनिशियल मोशन दे देंगे, क्रॉस फील्ड थ्योरी, जिसे हम क्रॉस फील्ड थ्योरी कहते हैं कि एक डायरेक्शन में अगर हमने फोर्स को धक्का एक तरफ ज़्यादा दे दिया, सपोज हमने धक्का दे दिया फॉरवर्ड साइड, तो फॉरवर्ड साइड ही मोटर चलने लग जाएगी और धीरे धीरे जो रिजल्टेंट है फॉरवर्ड टॉर्क है वो बढ़ता जाएगा और बैकवर्ड टॉर्क क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। कैसे, हम देखेंगे in any one direction by n. So however if the rotor is given an initial motion in any one direction by any means, then it continues to accelerate in the same direction till it reaches normal operating speed. This phenomena can be explained in accordance with the double field revolving theory as follows. क्यों भाई, एक डायरेक्शन में अगर आपने धक्का दे दिया तो ऐसा क्या हो गया कि भाई उसी डायरेक्शन में वो जो आपकी फॉरवर्ड टॉर्क बढ़ गई और बैकवर्ड टॉर्क कम हो गई। देखो देखते हैं, so at any speed n, the so-called forward direction, the forward slip is this. ये forward slip होगी, the backward slip will be 2 minus s, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब the rotor current created by the forward flux goes on decreasing. अब देखो कैसे, हमने धक्का किस डायरेक्शन में दिया, एक बार देखना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब स्टार्टिंग में स्टैंड स्टिल कंडीशन में 3 फेज इंडक्शन मोटर में अगर तुमको याद है, जब मेरा स्टैंड स्टिल था तो जैसे हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो जो रोटर के अंदर जो करंट है वो क्या होगा, मैक्सिमम बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने लग जाता है, क्योंकि स्लिप क्या होती थी मेरी स्लिप क्या थी स्टार्टिंग के अंदर, NS माइनस NR तो जीरो होता है, स्लिप इज इक्वल टू 1 थी, और 1 की वजह से मेरा जो करंट है, करंट होता है I2 इज इक्वल टू S ऑफ E2, है ना, E2 इज इक्वल टू S ऑफ, जो वोल्टेज इंड्यूस होती है वो E2 इज इक्वल टू S ऑफ E2, S तो क्या है मेरा 1, तो मैक्सिमम वोल्टेज उसके अंदर आएगी तो करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा उसके अंदर जो करंट है, और अगर करंट ज्यादा फ्लो होगा तो अपोज उसके अंदर जो आपका मैग्नेटिक सॉरी क्या कहते हैं उसको, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, अगर आर्मेचर रिएक्शन अगर तुमको याद हो, ये देखो ये रहा, इसके अंदर जो इसकी वजह से जो स्टेटर कंडक्टर की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स है वो कुछ ऐसा है, इस डायरेक्शन के अंदर है, नीचे की डायरेक्शन की तरफ है सपोज, तो इसके अंदर जो करंट जो प्रोड्यूस होगा वो कुछ ऐसा होगा कि वो इस फ्लक्स को क्या करे, अपोज करे इस डायरेक्शन में, तो दिस इज आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, स्टार्टिंग के अंदर करंट इसमें बहुत ज्यादा फ्लो करेगा क्योंकि स्लिप क्या है मेरी 1 है, स्लिप मेरी 1 है, तो ज्यादा ज्यादा अपोज करेगा, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ज्यादा होगा, फ्लक्स मेरी बहुत कम होगी। ठीक है, बट धीरे धीरे अगर मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर इसको धक्का दिया तो कुछ स्पीड अटेन होगी इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, स्पीड होगी मतलब कुछ स्लिप आ गई, तो कुछ पार्ट ऑफ करंट, यानी करंट क्या हो जाएगा मेरा, कम हो जाएगा, एस ऑफ E2, वोल्टेज कम हो गई तो करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एस ऑफ E2 याद करो यही होता है, तो एस अगर मेरा 1 है तो E2 क्या है आपका, मैक्सिमम, किसके बराबर, जो अप्लाइड वोल्टेज। बट सपोज मेरी स्लिप हो गई थोड़ा चालू करते ही सपोज 50% हो गई, ठीक है, तो 0.5 ऑफ E2, यानी वोल्टेज भी क्या हो गई, आधी, वोल्टेज आधी होगी तो करंट भी क्या होगा मेरा, कम। अगर इस कंडक्टर के अंदर, रोटर कंडक्टर के अंदर करंट मेरा कम हो गया तो ये जो रिजल्टेंट जो आपकी मेन फ्लक्स है उसको अपोज भी क्या करेगा, कम करेगा, करंट कम है तो। ठीक है, इसी डायरेक्शन में, तो इसी फिनोमेनन को हम डबल फील्ड रिवॉल्विंग ट्यूनिंग के अंदर बताते हैं, वो इसका ये जो मैं बता रहा हूँ, देखो रोटर करंट क्रिएटेड बाय द फॉरवर्ड फ्लक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्यों डिक्रीज किया, कि धीरे धीरे स्लिप डेवलप होने लग गई, एज द फॉरवर्ड स्लिप डिक्रीजेज with increasing speed. Also, the power factor of this current continues to improve as the speed increases. The demagnetizing effect of the rotor current on the forward flux goes on decreasing. तो अब मुझे बताओ, करंट कम हो गया तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, यानी जो मेन फ्लक्स है उसको अपोज करने का भी जो पावर है वो उसका कम होता जाएगा और मेरी फ्लक्स क्या रहेगी, बढ़ती जाएगी। गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग स्पीड रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर फॉरवर्ड फ्लक्स। तो यानी आपने जिस डायरेक्शन में आपने धक्का दिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसकी फील्ड अपने आप धीरे धीरे बढ़ती जाएगी क्योंकि स्पीड बढ़ती गई। ऑन द अदर हैंड, सिंस द बैकवर्ड स्लिप इज 2 माइनस एस, अब बैकवर्ड स्लिप मेरी क्या है, 2 माइनस एस है। ठीक है,
तो अब इसके अंदर देखो, स्लिप अगर मेरी बढ़ रही है तो 2 माइनस एस द रोटर करंट प्रोड्यूस बाय द बैकवर्ड फ्लक्स कंटिन्यूज टू इंक्रीज। देखो यहाँ पे ये बढ़ रहा है, तो 2 माइनस एस है ना, स्लिप बढ़ रही है, ठीक है, एस बढ़ रहा है, तो आपका इस ये वाला जो डिफरेंस है ये क्या करेगा, आपका कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। द रोटर करंट प्रोड्यूस बाय द बैकवर्ड फ्लक्स कंटिन्यूज टू इंक्रीज। जो रोटर के जो बैकवर्ड फ्लक्स जो प्रोड्यूस कर रही है उसके उसमें जो कंडक्टर्स हैं उसमें करंट क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। अब अगर बैकवर्ड स्लिप के अंदर जो करंट, जिन कंडक्टर के अंदर बैकवर्ड फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है वहां पे अगर करंट इंक्रीज करता जाएगा तो वो जो रिजल्ट जो आपकी फ्लक्स है, मेन फ्लक्स को क्या करेगा, वो अपोज करेगा ज्यादा, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन, तो ज्यादा अपोज करेगा तो वो कम होती जाएगी भाई। विद देखो, बाय द बैकवर्ड फ्लक्स कंटिन्यूज टू इंक्रीज विद डिट्रॉइटिंग लैगिंग पावर फैक्टर as the speed increase in forward direction. This result in opposition to the backward flux by its rotor current, which goes on increasing as the speed increases. ठीक है, making the backward flux weaker and weaker as the forward speed increases. ठीक है, तो अब आपने देखा जिस डायरेक्शन में हमने धक्का दिया उसी डायरेक्शन में उसकी फ्लक्स बढ़ती जाएगी और बैकवर्ड जो दूसरी रिवर्स डायरेक्शन अपने आप कम होती जाएगी। यही तो फिनोमेना है आपका डबल फील्ड रिवर्सिंग थ्योरी का। अगर हमने सपोज उल्टा किया, अगर हमने बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर धक्का दिया तो मोटर उसी डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगी और जो आपका फॉरवर्ड फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस फील्ड थ्योरी इफेक्ट। ठीक है, और अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड टॉर्क कंटिन्यूज टू इंक्रीज while the backward torque continues to decrease, resulting in the total torque being more and more positive as the speed rises towards normal operating speed. तो यही बाकी चीजें थ्योरी मैंने इसमें समझा रखी है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, सिंपल। अब हमारा इसका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हमने बनाया था इसके अंदर 3 फेज इंडक्शन मोटर का सिंगल फेज सर्किट बनाया था। ठीक है, कुछ नहीं है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे 2 फ्लक्स हैं तो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कर दिया मैंने, सिंपल सिंपल सर्किट है। देखो, हाफ हाफ R1 JX1, ये स्टैंड स्टिल पे बनाया मैंने, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एट स्टैंड स्टिल अकॉर्डिंग टू डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसी को देखो, JX5 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 0.5 JX5, 0.5 JX5, और इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, ये यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ कनेक्टेड कहाँ से, यहाँ से। तो 0.5 JX5, 0.5 X2 डैश, 0.5 R2 डैश। यहाँ पे स्लिप का रोल नहीं आएगा क्योंकि स्टार्टिंग में स्लिप क्या होती है, 1। तो ये ऊपर वाला है फॉरवर्ड फ्लक्स का और ये नीचे वाला है किसका, बैकवर्ड स्लिप का। तो 2 माइनस एस, उसके अंदर भी एस क्या होता है, 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1। तो ये मेरा स्टैंड स्टिल पे है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद रखो। दिस इज माई एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, देखो R1 JX1 मेरे स्टेटर के कंडक्टर, स्टेटर के पैरामीटर। रोटर साइड में देखो 2 फ्लक्स है, ये फॉरवर्ड फ्लक्स है, फॉरवर्ड फ्लक्स को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, 0.5 JX5 पैरेलल टू ये मेरा रिएक्टिव कंपोनेंट था, फिर यहाँ 0.5 X2 डैश और 0.5 R2 डैश बाई एस, स्लिप आ गई। सेम नीचे बनेगा, बस यहाँ पे एस की जगह क्या आ जाएगा, 2 माइनस एस। यही तो है मेरी बैकवर्ड स्लिप। ठीक है, तो ये मेरा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट है किसका, और सेम फिनोमिना है, एयर गैप पावर जो इसकी है, जो इसका पावर फ्लो डायग्राम है वो सेम है, इक्विवेलेंट टू 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो उसके आधार पर ये न्यूमेरिकल की है। ओके, ये न्यूमेरिकल है, तो इस न्यूमेरिकल को आप देखना, इसका सोल्यूशन है नीचे, पूरा डिटेल सोल्यूशन है मेरा। ठीक है, वो इस इक्विवेलेंट सर्किट पे बेस्ड है। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन, और ये कुछ मैंने बताया है। क्रॉस फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि ये फॉरवर्ड टॉर्क है और ये बैकवर्ड टॉर्क है, दोनों अपोजिट में है और स्टार्टिंग में 0 होता है दोनों, तो टॉर्क 0 तो मोटर रन करेगा ही नहीं। तो क्रॉस फील्ड थ्योरी, अगर हम क्रॉस फील्ड थ्योरी कहती है अगर एक डायरेक्शन में हमने धक्का दे दिया, टी एक्सटर्नल, ठीक है, टी एक्सटर्नल, तो सपोज मैंने धक्का कहाँ दिया है, फॉरवर्ड टॉर्क को दिया है,
तो फॉरवर्ड टॉर्क तो क्या करता रहेगा, बढ़ता जाएगा, रिजल्टेंट, ठीक है, ये इस डायरेक्शन के अंदर बढ़ता जाएगा, और बैकवर्ड टॉर्क क्या करेगा, घटता जाएगा। तो एक ही डायरेक्शन के अंदर आपकी मोटर मूव करने लग जाएगा। तो मुझे क्या जरूरत है, मुझे इस जो आपका टी एक्सटर्नल है इसकी जरूरत है, अलग से एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, एक एक्सटर्नल टॉर्क चाहिए एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को चालू होने के लिए। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू डबल फील्ड एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर चालू क्यों नहीं होती, तो इसलिए नहीं होती कि हम अकॉर्डिंग टू डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी देयर आर टू फ्लक्स, एक फ्लक्स क्लॉकवाइज मूव कर रही है और एक फ्लक्स एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो जो फॉरवर्ड फ्लक्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहती है, और जो बैकवर्ड फ्लक्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहती है। तो इस तरह से मोटर एक जगह ही वाइब्रेट करती जाएगी, मूव ही नहीं करेगी, मुझे एक डायरेक्शन में धक्का देना पड़ेगा। तो आप अपने घर घर में जो फैन है उसमें से कैपेसिटर को हटा दो तो ये आपका फैन चलेगा ही नहीं। जिस डायरेक्शन में आप रोटेट कराओगे वो आपकी टी एक्सटर्नल है, उसी डायरेक्शन में आपका पंखा चलने लग जाएगा। और कैपेसिटर यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कैपेसिटर मोटर को धक्का देने का ही काम कर रहा है। वो हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। ये अपना बेसिक इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह है। और ये ज़्यादातर हम इसके अंदर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर हम स्लिप रिंग छोटे होम अप्लायंसेस के अंदर जो यूज़ कर रहे हैं तो स्मॉल रेटिंग की मशीन से ही है, तो हम ज़्यादातर इसको जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बजाय स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर। ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर मेरी आपकी कॉस्ट इफेक्टिव भी है, रग्ड भी है, ज़्यादा अलग से मुझे सप्लाई देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। घरों के अंदर सिंगल फेज सप्लाई होती है, इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क की भी ज़्यादा जरूरी हमने को चाहिए नहीं, स्टार्टिंग टॉर्क भी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। अब इसके बाद में हम जो नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके स्टार्टिंग मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।